आखिरकार विजय थलापति चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के बन ही गए। पिछले कुछ दिनों से इतनी ढेर सारी गतिविधियां हो रही थी कि जिसके बाद से लोगों को ये लग नहीं रहा था कि विजय थलापति चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे, क्योंकि इतनी ढेर सारी ऑब्स्टिकल्स ऑलमोस्ट आ चुकी थी। पर थलापति भी थलापति थे, उन्होंने अपने नाम पर टोटली लिव अप किया और यहाँ पर वो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पा कर ही रहे। इन सब चीजों के बीच में किस तरीके से बीजेपी ने इनफ ट्राई किया था कि कैसे गवर्नर के द्वारा थलापति को इस पोजीशन से दूर रखा जा सके, और डीएमके और एडीएमके की जो साजिशें थी कि किसी तरीके से टीवीके को आउट ऑफ द पावर कर दे ताकि उनका सदियों पुराना द्रविडियन पॉलिटिक्स फिर से पावर में आ जाए, इन सब चीजों को पीछे पछाड़ दिया विजय थलापति ने और यहाँ पर अपनी मेजॉरिटी सिद्ध कर दी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी का जो सपोर्ट आया विजय थलापति को, उससे ये चीज पता चल रही है कि थलापति का जो पूरा पावर गेम है वो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु तक स्थित नहीं रहेगा, आगे जाके वो नेशनल पॉलिटिक्स में भी एंटर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस पूरी कहानी में एक्चुअल में विलन कौन था और किस तरीके से थलापति जैसे अपनी मूवियों में विलन के छक्के छुड़ाते हैं और फिर से वो हीरो बन जाते हैं, सिमिलर मैनर में उन्होंने अपने खुद के तमिलनाडु के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में ऐसा क्या क्या किया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 4 मई 2026। इस दिन थलापति की जो पार्टी है टीवी के, वो 108 वोटों से जीतती है। जब वो 108 वोटों से जीतती है तब उसके अंदर एक खुशी की लहर आ जाती है। दूसरी ओर डीएमके बहुत बुरी तरीके से हारती है, 59 के आसपास वोट पाती है। उसके अलावा एआईडीएमके भी कुछ करीबन 45 से 50 के बीच में ही कोई वोट पाती है, 47 या 48 मैं नंबर मिस आउट कर रही हूँ, माफ करिएगा उसके लिए। तो इस वोटिंग रेशियो के साथ तो तमिलनाडु का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और इलेक्शन की वोटिंग है वो खत्म होती है। अब इस बार पहली बार था कि तमिलनाडु में इतना ज्यादा वोटिंग एवरेज बढ़ा और लोग इसका बहुत हद तक रीजन दे रहे थे क्योंकि विजय थलापति की जो पावर है, जो उनकी इन्फ्लुएंस है, वो बहुत ज्यादा है ग्राउंड के अंदर। लोग उनको इतना ज्यादा चाहते हैं क्योंकि स्पेसिफिकली उनको वोट करने के लिए इस बार वो खुद उतरे थे। लेकिन विजय थलापति जीत तो जाते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा वोट तो होते हैं, पर फिर भी वो अपनी सिद्धता प्रूफ नहीं कर पाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। ऐसा पहली बार होता है जब किसी स्टेट में राज्यपाल ओथ लेने से पहले ही पार्टी को बोल देता है कि अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करिए, और हम सबको पता है राज्यपाल हमेशा ही सेंटर का प्रिय होता है। सेंटर मोस्टली उसी राज्यपाल को रखती है जो उसके हित में काम करे। एक तरीके से ये अनसेड बातें हैं और यहाँ पर यही सिमिलर चीजें देखने को मिलती है। तो विद द हेल्प ऑफ राज्यपाल या फिर मैं बोलूं गवर्नर, यहाँ पर गवर्नर के पास विजय थलापति 3 बार जाते हैं और तीनों बार गवर्नर उनको मना कर देते हैं। जब गवर्नर के बार बार मना करने के बावजूद भी उनको कुछ समझ नहीं आता है, तब कांग्रेस निकल के आती है। कांग्रेस कहती है मैं अपनी 5 सीट तुम्हें दे रहा हूं, पर टीवीके कहता है कि 5 सीट से क्या हो जाएगा। तो उसके बाद से सीपीआई, सीपीआईएम, फिर उसके बाद से सबसे बड़ा और सबसे गेम चेंजिंग प्लान होता है जो वीसीके आती है। जब वीसीके अपने सपोर्ट एक्सटेंड कर देती है थलापति को, तब जाके थलापति के पास सिर्फ 118 नहीं बल्कि 119 सीट आ जाती है। अब थलापति के पास एक और डिलेमा आ जाती है कि थलापति किसी एक सीट पर ही रह सकते हैं, दोनों सीट पर वो नहीं जीत सकते, दोनों सीट पर नहीं रख सकते, तो अब दूसरी सीट किसके पास जाएगी। तो इन सब चीजों के बीच में कंट्रोवर्सी चलती है और फाइनली जब वो उनकी मेजॉरिटी सिद्ध हो जाती है तो कल जाके जब राज्यपाल ने उनका जो पूरा पेपर था उसको साइन करते हैं और आज थलापति अपनी पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं और वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। थलापति ने यहाँ पर तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में ना ही सिर्फ अपनी एक जगह बनाई है और पॉलिटिकल पार्टीज को हटाया है जो इतने सदियों से थी, पर यहाँ पर एक और चीज भी उन्होंने की है। उन्होंने जो द्रविडियन सुप्रीमेसी थी तमिलनाडु से, उसको हटा के दूर फेंका है। अब आप सोच रहे होंगे द्रविडियंस का क्या इतना है। द्रविडियंस अपने आप को आर्यन से अलग मानते हैं, उनकी अपनी कम्युनिटी, अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज और चीजें होती हैं, वो अपने आप को आर्यंस का वंशज नहीं मानते हैं। तो उसी का जो पूरा फायदा है वो एआईडीएमके के एमजीआर ने उठाया और साथ ही साथ डीएमके के करुणानिधि भी उठाया। तो इन दोनों ने हमेशा इस चीज का फायदा उठाया और इसी के बेसिस पूरी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स बहुत सालों से चली आ रही है। लेकिन अब विजय थलापति ने उसको आउट कर दिया और विजय थलापति ने यहाँ पर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन पे बहुत मेहनत की। विजय थलापति की अगर आप पार्टी देखेंगे तो आपको बहुत सेक्युलर दिखाई देगी। एक तरफ कांग्रेस का वोट है, एक तरफ सीपीआई का वोट है, एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी मेरे ख्याल से वोट उनको गया है। तो एक तरीके से विजय थलापति कहते हैं कि मेरे पार्टी के अंदर मैं किसी को भी अलग ट्रीट नहीं करूंगा, मैं समानता भाव से सबको ट्रीट करूंगा। उनके में
ये चीज रहती है। पर अगर विजय थलापति के वोटर बैंक की बात करें तो विजय थलापति को सबसे ज्यादा वोट इन लोगों ने दिया है जो माइनॉरिटी वहां पर इस टाइम पे स्थित है। स्पेसिफिकली क्रिश्चियन वोटर बैंक विजय थलापति के पास काफी हद तक था। अब आप सोच रहे होंगे कि डीएमके कैसे नहीं जीत पाए। बेसिकली डीएमके के पास द्रविडियन वोटर बैंक तो रहता ही था, पर साथ ही साथ माइनॉरिटी वोटर बैंक भी रहता था। और एआईडीएमके के पास, क्योंकि उनके पास बीजेपी अलायंस थी, तो मेजरली सिर्फ और सिर्फ द्रविडियन वोटर बैंक रहता था। लेकिन विजय थलापति ने सारे माइनॉरिटीज को एकत्रित करके यहाँ पर अपना एक नया वोटर बैंक बनाया, जिसके बाद से वो 50% एक्स्ट्रा वोट पा पाए इन सारे लोगों से और उन्होंने जीत हासिल कर ली। लेकिन विजय थलापति की ये जो पूरी पॉलिटिकल जाइब है, इसके अंदर राहुल गांधी का बहुत महत्वपूर्ण एक किरदार है। राहुल गांधी की जो अलायंस थी वो डीएमके के साथ बहुत टाइम से थी, आज की बात नहीं है। सन 1980 में करुणानिधि और इंदिरा गांधी ने साथ में आकर डीएमके और कांग्रेस को अलायंस में लाया था। तब से लेकर अभी तक एक तरीके से देखे रहेंगे तो मोटा मोटा इन दोनों ने साथ में ही कॉम्बो पैक में इलेक्शंस में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। देखिए, तमिलनाडु एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। तमिलनाडु से हमें काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट तो बात अलग ही है, पर फिल्म इंडस्ट्री में काफी लोग जाते हैं, काफी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो तमिलनाडु एज अ स्टेट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कांग्रेस है, जिस तरीके से अपनी डोमिनेंस तमिलनाडु में दिखाई है, अपने 5 सीट से जो बाजी उन लोगों ने मारी है, उससे कहीं ना कहीं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अभी भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो बीजेपी से अभी भी ज्यादा है, और जिसके वजह से चीजें यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो अब आगे देखते हैं कि विजय थलापति के बाद से किस तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो आता है आपके तमिलनाडु के अंदर, और साथ ही साथ जो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन का एरा शुरू हो रहा है तमिलनाडु में, वो कितने हद तक आगे बढ़ पाएगा और किस तरीके से ये द्रविडियंस इस चीज पर अब एक्ट करने वाले हैं। एआईडीएमके और डीएमके शांत तो नहीं ही बैठने वाले हैं, पर अब किस तरीके की राजनीति होगी इसका तो हम कोई पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता था कि विजय थलापति कहीं से भी जीत सकते हैं। जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, कितने भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, उन लोगों ने यही बोला था कि विजय थलापति इस बार अलग सा कोई वोटर बैंक लेके जा सकते हैं। हमें ये लगा था कि वो बहुत हद तक मार्जिन काट सकते हैं, पर यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने इतनी भयानक जीत पाई है, इस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन खैर, थलापति की जो विन है उसके बाद से जो माइनॉरिटी राइजिंग पावर है तमिलनाडु के अंदर, वो अब जागृत हो जाएगी, और देखते हैं कि इसके आगे क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.